वेलकम अगेन। मॉड्यूल 5 में अब तक हमने क्लासिफिकेशन ऑफ जंप्स तक पढ़ लिया था। नाउ फर्दर हम मूव करें तो कई बार ऐसा होता है कि जो स्टीलिंग बेसिन होता है, ठीक है, जंप के लिए जो स्टीलिंग बेसिन प्रोवाइड किया जाता है, ओके, तो उसके हाइड्रोलिक डिजाइन के एस्टिमेशन के लिए हमारे पास केवल डिस्चार्ज इंटेंसिटी दैट इज Q और एनर्जी लॉस EL अवेलेबल होता है। ठीक है, ये दो ही डेटा अवेलेबल होता है। इन दैट केस जो हमारा फ्रॉड नंबर होगा और चीजें पता नहीं होती हैं, तो इस Q, डिस्चार्ज इंटेंसिटी, एनर्जी लॉस एंड फ्रॉड नंबर के बीच एक रिलेशन होता है। ठीक है, उस रिलेशन को भी हम देखेंगे। अगर हमारे पास केवल डिस्चार्ज इंटेंसिटी हो और एनर्जी लॉस, ये दो ही पैरामीटर अवेलेबल हो, तो हम लोग फ्रॉड नंबर कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं अपने डिजाइन में यूज के लिए। ओके, तो हम लोग जानते हैं, हमने एक पढ़ा था अभी एनर्जी लॉस का कि EL अपॉन Y1 इज इक्वल टू Y2 by Y1 minus 1 whole cube upon 4 Y2 by Y1। ये चीज हमने पढ़ा था। इसके अलावा हमें एक रिलेशन पता है सीक्वेंट डेप्थ्स के बीच, Y2 अपॉन Y1 इज इक्वल टू 1 by 2 minus 1 plus under root 1 plus 8 F1 स्क्वायर। ओके, तो हम इस जो सीक्वेंट डेप्थ का के लिए जो एक्सप्रेशन है, उसको हम लोग इस एनर्जी लॉस के एक्सप्रेशन में यूज कर लेते हैं। ओके, तो क्या हो जाएगा ये 1 by 2 minus 1 plus under root 1 plus 8 F1 minus 1 whole cube, okay, and by 4 into 1 by 2 minus 1 plus 1 plus 8 F1 square। ओके, इसको हम सॉल्व करें तो माइनस 3 by 2 प्लस अंडर रूट 1 plus 8 F1 square। ओके, होल क्यूब। ये हमने क्या किया, माइनस 1 इंटू हाफ कर दिया तो माइनस 1 by 2 एंड माइनस 1, तो ये हो गया कितना, माइनस 3 by 2। ओके, एंड डिनोमिनेटर में हमारा क्या हो गया, 2 minus 1 plus 1 plus 8 F1 square। ओके, इसको थोड़ा हम और एक्सप्लेन कर दें तो यहाँ से 1 by 2 अगर हम बाहर कर लें, ओके, यहाँ से 1 by 2 बाहर कर लें, सॉरी हाफ मल्टीप्लाई इसमें भी होगा। ओके, 1 by 2 यहाँ से अगर हम बाहर कर लें तो ये क्या हो जाएगा, 1 by 2 का क्यूब। ओके, तो ये हो गया 1 by 8 एंड ये 2 है, तो इसके कारण ये कितना हो गया, 1 by 16। ओके, दिस इज 1 by 16 इंटू -3 plus 1 plus 8
f1 स्क्वायर होल क्यूब बाई -1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 8 f1 स्क्वायर। तो हमारा ये जो EL बाय y1 था ये कितना हो गया, हम लोग इसको इस तरह ये एक्सप्रेशन हमने ऑब्टेन कर लिया इसमें सीक्वेंट डेप्थ के लिए एक्सप्रेशन को पुट करके। ओके, फर्दर हमने एक और एक्सप्रेशन देखा था। क्या एक्सप्रेशन एक देखा था हमने कि y1 also y1 y2 into y1 plus y2 equal to 2q square by g। ये वाला हमने एक एक्सप्रेशन देखा था। ओके, तब इस एक्सप्रेशन को हम लोग फर्दर लेके गए थे, हमने इसको चेंज किया था। ठीक है, 2v स्क्वायर y स्क्वायर बाय g y1 क्यूब, इस तरह हमने y1 क्यूब से दोनों साइड इधर भी डिवाइड किया था और इधर भी डिवाइड किया था। ओके, तो इसको हम लोग नहीं लिखते हैं आगे, ओके, क्योंकि इधर हमने डिवाइड नहीं दिखाया। तो हमारा एक्सप्रेशन जो था वो फिर फाइनली चेंज होके हमें मिला था क्या, y2 by y1 इक्वल टू हाफ अंडर रूट 1 माइनस 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 8 f1 स्क्वायर। ओके, ये तब हुआ था जब हमने दोनों ही साइड को y1 क्यूब से डिवाइड किया था। ओके, तो उस डिवीजन में हमारा जो बाद में आया था एक्सप्रेशन वो 2f1 स्क्वायर का। ओके, ये 2 यही वाला है। ओके, तो ये जो f1 स्क्वायर है, ठीक है, इस एक्सप्रेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो देखेंगे f1 स्क्वायर इक्वल टू हमें मिलेगा क्या, q स्क्वायर बाय g y1 क्यूब। ओके, इसको अगर हम लोग इक्वलाइज करेंगे तो हमें f1 स्क्वायर इक्वल टू q स्क्वायर बाय g y1 क्यूब मिलेगा। तो यहां से हम EL बाय y1 का जो हमारे पास एक्सप्रेशन है इसको हम ध्यान रखें और y1 की जो वैल्यू होगी, ओके, उसमें अगर हम पुट कर दें, ठीक है, y1 की वैल्यू उसमें पुट कर दें तो y1 यहाँ क्या हो जाएगा, y1 पहले हम लोग देखें, y1 हो जाएगा कितना, y1 विल बी इक्वल टू q स्क्वायर, y1 पे पावर है 3 तो बाय पावर हो जाएगा इसका बाय 3 and g to the power 1 by 3 and f1 square power 1 by 3। तो y1 is equal to q to the power 2 by 3 and by g 1 by power 1 by 3 into f1 to the power 2 by 3। तो ये y1 की वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हम देखें जरा। सब्स्टिट्यूटिंग for y1 in the expression for EL by y1। ओके, तो हमारा एक्सप्रेशन था EL, ओके, बाय y1 की जगह हम क्या लिख देंगे, q पावर 2 by 3 डिवाइडेड बाय g पावर 1 by 3 into f to the power 2 by 3 and this was should be equal to, हमने इस तरफ 1 by 16 minus 3 plus under root 1 plus 8 f1 square whole cube by minus 1 plus under root 1 plus 8 f1 square। ये एक्सप्रेशन देखा था, इसको हम अब और सिंपल कर दें तो ये 16 उधर चला जाएगा, 16 उधर चला गया, ठीक है, ये g वाला पार्ट कांस्टेंट है तो ये ऊपर आ जाएगा इंटू EL,
डिवाइडेड बाय q टू द पावर 2/3 और ये f जो है यहाँ तो ऊपर चला जाएगा तो इस तरह भेजेंगे तो नीचे रह जाएगा इक्वल टू -3 प्लस √1 प्लस 8 f1 स्क्वायर पावर 3 बाय f1 पावर 2/3 into 1 plus √1 plus 8 f1 स्क्वायर। ओके, तो यहां से हम इस एक्सप्रेशन से, ठीक है, इस एक्सप्रेशन के हेल्प से अगर हमारे पास केवल EL एनर्जी लॉस एंड डिस्चार्ज इंटेंसिटी पता हो, ठीक है, तो इस इक्वेशन के हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, इफ EL and Q are known, ठीक है, F1 can be find out, can be calculated। ओके, इससे हम लोग F1 कैलकुलेट कर सकते हैं। तो F1 कैलकुलेट इसमें कैसे होगा, ट्रायल एंड एरर हमें लगाना पड़ेगा। ओके, तो इस तरह हम लोग इस इक्वेशन के हेल्प से ये प्रॉब्लम भी कर सकते हैं कि अगर हमारे पास केवल एनर्जी लॉस है और डिस्चार्ज इंटेंसिटी है तो किसी पर्टिकुलर स्टीलिंग बेसिन को के हाइड्रोलिक डिजाइन के लिए फ्रॉड नंबर की जो जरूरत होगी वो हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। ओके, तो फ्रॉड नंबर अगर आ जाएगा तो देन फ्रॉड नंबर के हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से y फाइंड आउट कर सकते हैं, डेप्थ बता सकते हैं y1 कितना होगा। ओके, तो y1 अगर आ जाएगा तो हम लोग y2 भी बता सकते हैं। ओके, तो इस तरह हम लोग ये दो पैरामीटर्स नोन हो तो F1 कैलकुलेट करके बाकी चीजें फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ हम लोग मूव करें लेंथ ऑफ जंप पे। ओके, नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है लेंथ ऑफ जंप। ये जो भी चीजें हम देख रहे हैं, ठीक है, ये देख रहे हैं किसमें, रेक्टेंगुलर चैनल के लिए। अदर शेप के चैनल्स के लिए हायर स्टडीज में आप पढ़ सकते हैं। ओके, तो लेंथ ऑफ जंप जो है, ठीक है, ये क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है स्टीलिंग बेसिन के साइज का डिजाइन के लिए। ओके, जिस स्टीलिंग बेसिन में जंप क्रिएट करवाना है, ठीक है, उसकी साइज कितनी होगी वो डिपेंड करेगा कि जंप कितना लंबा होगा। ओके, तो जंप के जो है कई सारे डेफिनेशंस हैं बट कोई भी एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है। तो यूजुअली क्या होता है, हम लोग लेंथ ऑफ जंप किसको कहते हैं, जैसे ये यहां से जंप शुरू हुआ, तो इस पॉइंट से जहां से शुरू हुआ, ठीक है, वहां से इस डाउन स्ट्रीम साइड में जहां पे भी वाटर सरफेस जो है वो लेवल हो गया, ठीक है, सपोज यहां से लेवल हो रखा है, ठीक है, तो हम लोग यहां से यहां की लेंथ को जंप की लेंथ कहते हैं। ठीक है, एक्चुअल में जंप क्या होता है, इतनी दूर में ही सिमटा हुआ है। ओके, एक्चुअल में जंप इतनी दूर में ही खत्म हो रहा है, बट होता यह है कि जंप जहां खत्म होता है उसके बाद तुरंत बाद जो है, ठीक है, डिस्टरबेंस बहुत ज्यादा होता है। ओके, तो उस जगह से जो है हमारे प्रैक्टिकल कैलकुलेशंस में बहुत ही प्रॉब्लम आता है। ओके, तो इसलिए हम लोग जनरली जहां पे जंप खत्म हुआ, ठीक है, उससे थोड़ा सा हटके जहां से कि वाटर सरफेस लेवल हो चुका है उस लेंथ तक हम लोग
जंप की लेंथ कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए भी ब्रैडली और पेट्रिका ने लेंथ ऑफ जंप और जो इस साइड का ये जो डेप्थ है y2 इसके बीच ये y1 and this one is y2, ओके। तो ब्रैडली एंड पेट्रिका, ठीक है, इन दोनों ने लेंथ ऑफ जंप और जो डाउनस्ट्रीम डेप्थ है, डाउनस्ट्रीम सीक्वेंस डेप्थ, उसके वर्सेस फ्रॉड नंबर का, ठीक है, इनके बीच का जो वेरिएशन है LJ by Y2 का, वो फ्रॉड नंबर के साथ क्या वेरिएशन है इसको उसने ऑब्टेन किया था दोनों ने एंड उसका प्लॉटिंग किया था, ठीक है। तो उसमें क्या पाया था कि अगर फ्रॉड नंबर 5 से बड़ा हो, ठीक है, देन दे फाउंड अगर फ्रॉड नंबर 5 से बड़ा हो तो ये जो LJ by Y2 है, ठीक है, ये प्रैक्टिकली कांस्टेंट होता है, ठीक है। प्रैक्टिकली क्या होता है, ये कांस्टेंट होता है, ओके। फर्दर ये एलिवेट्रोस्की ने एक फॉर्मूला दिया लेंथ ऑफ जंप फाइंड आउट करने के लिए, ओके। ठीक है, इसके लिए उसने एक फॉर्मूला दिया, बेसिकली उसने एक डेटा था, ठीक है, उन डेटा के बीच कोरिलेशन दिया, तो इसलिए इसको हम लोग क्रेडिट देते हैं इस चीज की। लेंथ ऑफ जंप जो है उसने पाया कि दैट इज इक्वल टू 6.9 टाइम्स ऑफ y2 माइनस y, ओके, ये उसने देखा था, ठीक है। नाउ अब हम लोग अगर कंप्यूटेशंस की बात करें, ठीक है, अगर हम लोग कंप्यूटेशन की बात करें, computations related to hydraulic jump, ठीक है। तो हाइड्रोलिक जंप से रिलेटेड जो भी कंप्यूटेशंस हैं इन रेक्टेंगुलर चैनल वो बहुत ही सिंपल होते हैं, ओके, इन रेक्टेंगुलर चैनल। ये क्या होता है, बहुत ही सिंपल होता है, ठीक है। जनरली जो है मोस्ट प्रॉब्लम्स क्या होते हैं, मोस्टली डायरेक्ट प्रॉब्लम्स होते हैं, मोस्टली प्रॉब्लम्स है डायरेक्ट, ठीक है। जो भी हमने देखा एक्सप्रेशन वगैरह डायरेक्ट यूज करके हम लोग ऑफ डायरेक्ट सॉल्यूशन टाइप, ओके। तो जो भी हमने देखा था ये सीक्वेंस डेप्थ के बीच जो रिलेशन है उसको डायरेक्ट यूज करके हमने फाइंड आउट कर लिया, ओके। देन बहुत कम ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है, जो कि ट्रायल एंड एरर रिक्वायर करते हैं, जैसे कि जो हमने अभी रिसेंटली एक एक्सप्रेशन देखा था, ये वाला E L और Q हमारे पास नोन है एंड F1 हमें फाइंड आउट करना है। तो वैसे टाइप के जो प्रॉब्लम्स होते हैं ये क्या होते हैं, ट्रायल एंड एरर वाले होते हैं। तो प्रॉब्लम्स इन्वॉल्व या रिक्वायर ट्रायल एंड एरर प्रोसीजर, ओके। फर्दर जो अवेलेबल रिलेशंस हैं वो क्या क्या है हमारे पास,
कंटिन्यूटी इक्वेशन, ठीक है। अवेलेबल रिलेशंस हम लोग देखें तो क्या क्या अवेलेबल होते हैं। एक तो कंटिन्यूटी इक्वेशन, दूसरा मोमेंटम इक्वेशन किसके लिए, सीक्वेंट डेप्थ्स के लिए, और सीक्वेंट डेप्थ्स, ओके। एंड जो तीसरा होता है वो होता है एनर्जी इक्वेशन, ठीक है, किसके लिए, एनर्जी लॉस के लिए। तो एनर्जी इक्वेशन फॉर एनर्जी लॉस इन जंप। तो ये हमारा कंप्यूटेशन से रिलेटेड चीजें हैं। कंप्यूटेशन हम लोग ये पूरा मॉड्यूल खत्म हो जाएगा उसके बाद देखेंगे, ओके। वेरिएबल्स जो इन्वॉल्व होते हैं इसमें वो क्या क्या वेरिएबल्स हो सकते हैं। तो एक तो हो सकता है डिस्चार्ज इंटेंसिटी, ओके, देन सीक्वेंट डेप्थ्स और एनर्जी लॉस। ये क्या हो सकता है, हमारा बेसिक वेरिएबल्स हो सकते हैं, ठीक है। और अदर जो रिक्वायर्ड डिजायर्ड वेरिएबल्स हो सकते हैं, ठीक है, जिन्हें हम डिराइव कर सकते हैं या कॉरस्पॉन्डिंग रिलेशनशिप यूज करके हम फाइंड आउट करेंगे, ओके। तो ये हम लोग इस मॉड्यूल के खत्म होने के बाद करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा हमारा, ठीक है, उसमें हम लोग देखेंगे लोकेशन ऑफ जंप, जंप की लोकेशन। एंड बिफोर दैट हम लोग ये भी देखेंगे कि जो जंप है उसका एनर्जी डिसिपेटर के रूप में जो इस्तेमाल होता है तो कैसे